नमस्कार। आज 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे की तरह याद किया जाता है। इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने जर्मनी में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि उन्होंने टीबी के जर्म्स का डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद टीबी का डायग्नोसिस होने लगा एक्सरे और माइक्रोस्कोप के माध्यम से, लेकिन टीबी की पहली दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन के रूप में, जो कि इंजेक्शन से दी जाती है, वो 1948 में पहली बार इस्तेमाल हुई। क्यों ये इम्पोर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस? क्योंकि ये, जहाँ तक इन्फेक्शंस का सवाल है, टीबी सबसे ज़्यादा एक कारण है डेथ्स का, मोर्टेलिटी का, जहाँ तक के इन्फेक्शंस का संबंध है। दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन में को लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि उनके सिस्टम में ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है। हर साल 27 लाख केसेस टीबी के होते हैं दुनिया में और 16 लाख लोगों की इस इन्फेक्शन से मौत हो जाती है। भारत की बात करें तो भारत में टीबी बहुत कॉमन है और हर वर्ष करीब 2.2 लाख लोग टीबी की वजह से उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि टीबी क्या है, इसका किस तरह से इसको डायग्नोस करते हैं और कैसे इसका इलाज होता है और कैसे हम टीबी को इस दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि बैक्टीरिया, जिसको कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, उससे ये बीमारी होती है। ये बीमारी सांस के द्वारा फैलती है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। जब किसी को लंग की ट्यूबरक्लोसिस होती है तो जब वो सांस लेता है, खांसता है, छींकता है, तो वो कई लाखों बैक्टीरिया छोड़ता है हवा में और उसी से जो उसके आसपास लोग होते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं बुखार, खांसी में बलगम आना, खांसी में खून आना, वज़न का कम हो जाना, भूख नहीं लगना, शरीर में कमज़ोरी आ जाना, रात को पसीने आ जाना, छाती में दर्द होना। ये तो लंग की ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण होते हैं। लेकिन 80% टीबी तो लंग में होती है, लेकिन 20% में ये लंग के बाहर जाके शरीर के किसी भी हिस्से को असर करती है, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, चाहे वो लिम्फ नोड हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे हमारा पाचन तंत्र है, या लिवर हो, किडनी हो, और इवन जो जेनाइटल सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में, किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो उस सूरत में व्यक्ति को बुखार होता है, वज़न कम होता है, ये सब सिम्टम्स होते हैं। साथ में सिम्टम्स उस हिसाब से होते हैं कि अगर ब्रेन में होता है तो सिर दर्द होता है, उसको दौरे पड़ सकते हैं, उसको लकवा हो सकता है। अगर इंटेस्टाइन में यानी आँत में होता है तो उसको लूज मोशन हो सकते हैं, खून आ सकता है मोशन करने में। तो इसी तरह से कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो डायग्नोसिस इसका बड़ा आसान है, खास करके जो लंग की ट्यूबरक्लोसिस होती है तो उसका स्प्यूटम की जांच की जाती है और उसमें उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसमें टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो दिख जाते हैं। उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है उसको कल्चर करना, लेकिन कल्चर करने में 10 से 14 दिन लगते हैं जिससे रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट भी मौजूद है जो कि 2 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं कि इस पर आदमी को टीबी है या नहीं है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें फिर हमें अक्सर बायोप्सी करनी पड़ती है, चाहे वो लिम्फ नोड से करें या
लिवर से करें या जो भी ऑर्गन अफेक्टेड होता है उससे करते हैं। तो टीबी का इलाज कैसे होता है? टीबी का इलाज दवाइयों के ज़रिए होता है। जैसे मैंने बताया कि 1948 में पहली दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करी गई थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ मौजूद हैं और टीबी का इलाज अब शॉर्ट कोर्स से होता है। शॉर्ट कोर्स 6 महीने का होता है, 6 दिन का नहीं होता, क्योंकि पुराने ज़माने में टीबी का इलाज 18 से 24 महीने का होता था। तो इसमें 4 दवाइयाँ देते हैं और उसमें 2 महीने तक, और उसके बाद उसको इंटेंसिव फेज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में 3 दवाइयाँ देते हैं 4 महीने के लिए, और इससे सभी पेशेंट में ये टीबी जो है वो क्योर हो जाती है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पुराने ज़माने में टीबी के पेशेंट्स को, जब टीबी की दवाइयाँ मौजूद नहीं थी, तो सैनिटोरियम में रखा जाता था, खुली हवा, अच्छा खाना। लेकिन उस दौरान क्योंकि टीबी का इलाज नहीं था, तो 10 साल के अंदर 70% लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन अब इन दवाइयों के ज़रिए टीबी बिल्कुल क्योरेबल है। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि अगर किसी को ऐसे लक्षण है, खांसी है, लंबी खांसी है, बुखार है, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लगती, तो कृपया अपनी जांच करवाएं। और अगर टीबी का डायग्नोसिस होता है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, उसका प्रॉपर इलाज करने से न सिर्फ आप अपने सेहत को अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की सेहत को भी बचा सकते हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि अब हमें आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ दवाई शुरू करने के कुछ हफ्तों के अंदर ही ये आदमी जो है, पेशेंट जो है, नॉन कंटेजियस हो जाता है, मतलब कि वो फिर दूसरे लोगों को नहीं फैलाता है। अब मैं आपसे बात करूँगा एक ख़तरनाक रूप जो टीबी का होता है, जिसको हम MDR ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। जब टीबी जो साधारण दवाइयाँ जो हम देते हैं उससे रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसमें कि 2 दवाइयाँ होती हैं जो सबसे पोटेंट होती है, रिफेम्पसिन और आइसोलाइजिड। जब इनसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तब ये पेशेंट इन दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसी को हम MDR ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। 30-40 साल पहले हमारे मेडिकल लिटरेचर में भी ये एडिटोरियल लिखे जाते थे कि MDR जो है वो एक डेथ सेंटेंस की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। MDR का भी इलाज होता है, लेकिन वो लंबा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन MDR होता क्यों है? जब टीबी की दवाइयाँ नहीं थी तब MDR भी नहीं था। MDR इसलिए होता है कि जब कभी पेशेंट का वो दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको हम कैटेगरी 1 कहते हैं, अगर उसकी तो वो दवाइयाँ पूरे समय तक नहीं लेते, या उसका डोज कम लेते हैं, या बीच में किसी वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बंद कर देते हैं, या उसकी आंतों में कोई बीमारी होती है कि दवाइयाँ एब्जॉर्ब नहीं होती, तो फिर जो ये कीटाणु होते हैं वो इससे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी आप दुश्मन से लड़ते हो, अगर आप या तो आप दुश्मन को मार देते हो या फिर दुश्मन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो ये MDR टीबी के जो कीटाणु होते हैं ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो साधारण दवाइयाँ होती हैं, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम कहते हैं, उससे रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर ये जिसको MDR टीबी हो जाता है, स्पेशली जो लंग की जो MDR टीबी होती है, फिर घूमता रहता है कम्युनिटी में और फैलाता रहता है इसको। तो अब जो दूसरे आदमी को ये टीबी होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी MDR टीबी। और जिसको टीबी फिर से होती है नॉन कंप्लायंस की वजह से, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी MDR टीबी। तो प्राइमरी टीबी का जो इंसिडेंस है वो इंडिया में, भारत में 3.6% होता है, और जो सेकेंडरी MDR टीबी का इंसिडेंस 18% होता है। इसका मतलब अगर किसी को दूसरी बार टीबी होती है तो 18% चांस है कि वो
MDR होगा। अगर किसी को पहली बार टीबी होती है तो 3.6% चांस होता है कि ये MDR होगा। एक और भी चीज़ होती है इससे भी ज़्यादा डेंजरस, जिसको कह सकते हैं, तो XDR ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि जब MDR होता है तो हम सेकंड लाइन दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि इंजेक्शन्स भी होते हैं। जब कोई पेशेंट के जो कीटाणु है वो सेकंड लाइन दवाइयों से भी रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसको हम XDR ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ये और भी मुश्किल होता है ट्रीट करना। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो MDR टीबी का होता है वो 18 महीने का होता है, लेकिन अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनको बेडाक्विलिन और डेलामिनेट, ये 2 नई दवाइयाँ हैं जो कि सिर्फ प्रोग्राम के माध्यम से दी जाती हैं। तो 6 से 9 महीने के अंदर MDR का इलाज हो सकता है। लेकिन आप कुछ भी दवाई दे दें, MDI का जो सक्सेस रेट है वो 100% नहीं होता है, वो कम होता है। सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं? WHO ने कहा है, प्लेज किया है कि 2030 तक दुनिया से ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक भारत से ख़त्म कर देंगे। अगर ये करना है तो ज़रूरी है कि हर उस पेशेंट का जिसको टीबी है उसका इलाज, उसको डायग्नोस किया जाए और उसका पूरा इलाज किया जाए। उसके लिए भारत के हर कोने में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और ट्रीटमेंट भी फ्री होता है। और वो जो इसको कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, वो ट्रीटमेंट जो है कोई वर्कर उसी गांव का या उसी मोहल्ले का वो जाके उनको दवाई खिलाता है, जिससे कि कंप्लायंस 100% हो। अगर हम सब पेशेंट्स को डिटेक्ट कर लेंगे, उनका टाइम से डायग्नोस करेंगे और सबका इलाज करेंगे कंप्लायंस के साथ, तभी हम ट्यूबरकुलोसिस से निजात पा सकते हैं। तो हमें ये आज प्लेज करना चाहिए वर्ल्ड टीबी के दिन कि हम टीबी को ख़त्म कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में ज्ञान होना, उसके बारे में अवेयरनेस होना, उसका पूरा डायग्नोसिस करना और जो फ्री फैसिलिटीज़ भारत सरकार ने मुहैया कराई है उसका उपयोग करना। धन्यवाद।